नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 2 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक अफवाह फैल रही है 70 बीपीएससी के पश्चात से। दरअसल में बीपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनका जीवन अफवाहों में ही बीतता है। कभी री एग्ज़ाम को लेकर अफवाहें आती है, कभी मेंस डेट के बढ़ने को लेकर के, तो कभी 71 बीपीएससी को लेकर के। तब 71 बीपीएससी को लेकर के एक डेट चल रहा है कि सभी जगहों पर कि 7 सितंबर को होगा क्या एग्ज़ाम। खुद से थोड़ा सा सोचा कीजिए, आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, कोई भी आके कुछ भी कहीं से भी किसी भी ग्रुप में एक मैसेज डाल देता है और आप पैनिक होने लग जाते हैं। 7 सितंबर को एग्ज़ाम होगा या 7 अक्टूबर को होगा या 7 दिसंबर को होगा, आयोग के वेबसाइट पर जब तक लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक आपको नहीं मानना है। और जब भी आता है पीटी का डेट कम से कम 3 महीना पहले आपको बता दिया जाता है। तो पैनिक होने की जगह पर जो आपका तैयारी है उसको कंटिन्यू करें। 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ ज़रूर है कि सितंबर में होने के चांसेस ना के बराबर में है, नहीं के बराबर में है। इलेक्शन के पश्चात आपका एग्ज़ाम होने का अधिक चांस है। नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो आपका 15 मई के आसपास तक ऐसा माना जा रहा है, संभावना है कि 15 से 20 मई के आसपास तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो भी अगर अर्ली आया तो, अगर उसमें थोड़ा सा भी देर हुआ तो फिर आपको जून में ही दिखेगा। जून से पहले तो संभावना कम है। जो भी है, एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं आया है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक पिंक इकोनॉमी को समझेंगे कि क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी को समझेंगे कि क्या है। प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया ऑरेंज इकोनॉमी की, तो उसको ज़रा देखेंगे। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका के साथ में ये डील साइन कर लिया है कि यूक्रेन के जो काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं उसका उपयोग अब अमेरिका कर सकता है। यही डील था, डोनाल्ड ट्रंप का डील यही था कि यूक्रेन को हम पीस करवाएंगे रूस के साथ में, और रूस की शर्तों पर करवा रहे हैं वो। और यूक्रेन से हथियार भी नहीं देंगे अब, और उसकी खनिज संपदा जो है वो अपनी इकोनॉमी के लिए उपयोग करेंगे। दरअसल में चीन से तनाव के बीच में चीन ने रेयर अर्थ मेटल सहित बहुत सारे स्ट्रेटजिक मेटल जो हैं जो चीन में पाए जाते हैं, चीन जिसका एक्सपोर्टर है, उस पर रोक लगा दिया है। इसके कारण से अमेरिका के लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया है उसके उद्योग धंधे को आगे बढ़ाना, उसको ग्रो करवाना। इसलिए दुनिया के अलग अलग जगहों पर वो खनिज संसाधन की खोज कर रहा है, जिसमें यूक्रेन एक प्रमुख है जिसके पास में काफ़ी सारे ऐसे मेटल हैं, काफ़ी सारे ऐसे खनिज संसाधन हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के निर्माण में। इसके अलावा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के हिस्से के पास में भी काफ़ी बड़ा है खनिज संसाधन के ऐसी मात्राएं हैं और ऐसे प्रकार के खनिज संसाधन इसके पास मौजूद हैं जिसका स्ट्रेटजिक उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको अमेरिका के पास साथ थोड़े दिनों के पश्चात डील दिखेगा कि पाकिस्तान के साथ में खनिज संसाधन को लेकर के डील किया जाएगा। फिलहाल में तो अमेरिका ने भारत को बोला है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, फाइट अगेंस्ट टेरर के खिलाफ फाइट में हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इस न्यूज़ को भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग शॉर्ट में कि क्या सपोर्ट करना चाहते हैं वो। उसके पश्चात से सबसे पहले रूस और यूक्रेन और अमेरिका यूक्रेन को देखेंगे, फिर हम लोग ऑरेंज इकोनॉमी को समझेंगे। उसके अलावा भारत के दोनों तटों पर जो पोर्ट हैं आज उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि विजिंगम पोर्ट जो है जो केरल में स्थित है, भारत के पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणतम पोर्ट है, उसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। और इसको स्ट्रेटजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्ट माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोनों तरफ के पोर्ट को हम लोग नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस लगाकर भी रख लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी तटों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं तो वहाँ पर आपको कोई खास दिक्कत ना हो। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। आज 2 तारीख हो गया है, 5 से अपना शुरू हो जाएगा ग्रुप एनसीईआरटी का भी, जीएस का भी। लिमिटेड लोगों को ही ऐड करूँगा, काफ़ी लोग ऐड हो चुके हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो जल्द ही जुड़ जाइएगा, रेगुलर रहने के लिए, रेगुलर लिखने के लिए। बहुत कम प्राइस पर आपको मिल जाता है, काफ़ी कुछ मिल जाता है। वीकली आपको सरप्राइज टेस्ट वगैरह भी मिल जाता है। तो जुड़ना हो तो जुड़िएगा, काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहाँ पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ है कि यूएस गेन एक्सेस का मतलब होता है उसको अनुमति अब मिल चुकी है, उसकी पहुँच हो चुकी है। कहाँ तक? तो यूक्रेन के मटेरियल तक। बड़ा ही साफ हेडलाइन बनाया गया है।
बड़ा ही चक्कर चलाना पड़ा है अमेरिका को इसके लिए, एक्सेस के लिए। दरअसल में अमेरिका और यूक्रेन ने बुधवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के विशाल खनिज संसाधनों तक पहुंच मिल जाएगी। कौन से प्रकार के खनिज, तो मैं आपको अलग से भी पढ़ाने वाला हूं, डिटेल में आपको समझाऊंगा। खनिज संसाधन का महत्व क्या है, तो दुर्लभ खनिज है जो अमेरिका का चाहिए था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्न इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। आज की अर्थव्यवस्था में इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए उसको चाहिए था। दोनों पक्षों ने संयुक्त राज्य यूक्रेन पुनर्निवेश कोष, यूनाइटेड स्टेट यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना की है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये क्या है, ये सैन्य मदद के लिए है, किसके लिए है ये, तो खनिज संसाधन के विकास के लिए है, उसी का दोहन करने के लिए है। यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता को उम्मीद, यूक्रेन को उम्मीद है कि यह समझौता भविष्य में अमेरिका से सैन्य सहायता के लिए भी सुनिश्चित करेगा कि हम खनिज संसाधन देंगे तो बदले में हमें सैन्य सहायता मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी हैं, मुख्य रूप से व्यापारी ही हैं, पार्ट टाइम प्रेसिडेंट हैं वो, फुल टाइम बिजनेसमैन हैं वो। तो उन्होंने बिजनेस किया अमेरिका के लिए यही कि भाई हम आपको हथियार इतने दिनों से दे रहे थे, किस लिए दे रहे थे, केवल हथियार ही हम आपको फ्री में थोड़ी नहीं दे देंगे, आपका हमें खनिज संसाधन चाहिए, और वो खनिज संसाधन पैसे से ज़्यादा बहुमूल्य होता है। रूस के साथ शांति वार्ता पर चिंता भी व्यक्त की है यूक्रेन ने, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है रूस के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसके आधार पर में शांति समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के मंत्रियों कुछ बयान आए, अपने काम का नहीं है। अमेरिका के ऑफिस का कुछ बयान आए, ये भी अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या है, तो यूक्रेन के पास में कौन सी चीज़ें हैं। टाइटेनियम पहला है, दुर्लभ मृदा तत्वों में टाइटेनियम। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम भंडारों में से एक है यूक्रेन के पास में। यहाँ के टाइटेनियम अयस्क खासकर इल्मेनाइट और रूटाइल, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इल्मेनाइट और रूटाइल ये किसके अयस्क होते हैं, तो ये टाइटेनियम के होते हैं। ध्यान में रखिएगा इसको, बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर वो है मौजूद। इसका उपयोग किस में होता है, तो विमान के पंख बनाने में, जो विमान का पंख बनता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अन्य हिस्सों, इंजन और अन्य हिस्सों को बनाने में हल्का, मजबूत, जंग प्रतिरोधी होता है ये। इसके अलावा इसका उपयोग चिकित्सा उपकरण जैसे कृत्रिम जोड़ वगैरह, रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। तो टाइटेनियम का बहुत ही बड़े स्तर पर उपयोग होता है और इसका सबसे प्रचुर भंडार किसके पास में है, तो यूक्रेन के पास में है, और इसी कारण से वहाँ से अमेरिका ने ये डील किया है। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का पता ही आपको, बैटरी में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, आपका भी जो फ़ोन है उसमें भी लिथियम आयन बैटरी लगा होता है। यूरेनियम बताने की कोई चीज़ ही नहीं। यूरेनियम का उपयोग कहाँ पर हो सकता है, तो ऊर्जा उत्पादन और हथियारों के निर्माण में हो सकता है। ग्रेफाइट एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी तत्व है, कार्बन का अपरूप होता है। यूक्रेन उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट के भंडार हैं जो बैटरी उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। ग्रेफाइट का उपयोग लिथियम आयन बैटरी के एनोड बनाने में किया जाता है। यह स्टील उत्पादन के लुब्रिकेट्स के रूप में भी काम करता है, मतलब कि उसमें रिएक्शन को तेज करने के लिए भी। दुर्लभ मृदा तत्व में हाईटेक उद्योगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे नियोडीमियम और डिस्प्रेसियम। क्या बोला है, तो उसको डिस्प्रेसियम कहा जाता है। इनका उपयोग विंड टर्बाइन से लेकर के मिसाइल तक में किया जाता है। स्मार्टफोन के निर्माण में, स्क्रीन वगैरह जो बनते हैं उन सब में किया जाता है। मैग्नीज, यूक्रेन मैग्नीज इसका प्रमुख उत्पादक है। इसका उपयोग स्टील उद्योग में किया जाता है। जिरकोनियम, ये यूक्रेन में जिरकोन अयस्क के भंडार है जिससे जिरकोनियम निकाला जाता है, और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में और सिरेमिक उत्पादनों में, रासायनिक उद्योग वगैरह में भी किया जाता है। आपको मैंने बहुत सारे तत्व और उनके अयस्कों के नाम बताए हैं, कृपया ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल और जो स्ट्रेटजिक रूप से महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो चर्चा में रहते हैं। तो अगर आपसे प्रीलियम एग्जाम में हो सकता है कि पूछे कि ये बताओ कि इसके अयस्कों के नाम क्या हैं। यूक्रेन के खनिज संसाधनों की रणनीतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति। यूक्रेन के खनिज संसाधन मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में है। अगर आप यूक्रेन का मैप बनाएंगे तो इसी तरह का है कदाचित, और ये पूर्वी एरिया है और मध्य का एरिया है जहां पर ये स्थित हैं। आर्थिक महत्व के हैं, भू राजनीतिक महत्व भी है इनका, जियोपॉलिटिकल महत्व भी है इनका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मोदी चैंपियंस ऑरेंज इकोनॉमी एट वेव्स। ठीक है भाई, देखिए क्या है इसमें। आपको मैंने कल ही बताया था कि प्रधानमंत्री जी वेब समिट में भाग लेने जाएंगे। वेब क्या है, तो ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स एंड इंटरटेनमेंट समिट इसको कहा जाता है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, वेव्स, इसका फुल फॉर्म यही होता है।
इसी में भाग लेने गए थे। वहाँ पर उन्होंने पिंक इकोनॉमी की बात की है, सॉरी ऑरेंज इकोनॉमी की बात की है। बार बार पिंक इकोनॉमी पर चला जा रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी की बात की है, ऑरेंज इकोनॉमी की बात की है उन्होंने, ऑरेंज इकोनॉमी की। उन्होंने इसे ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव इकोनॉमी इसको कहा जाता है। क्रिएटिव जैसे फिल्म हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं बंधुओं? ऑरेंज इकोनॉमी में आता है। टर्मिनोलॉजी है, इससे प्रीलियम मेंस दोनों जगह सवाल बनते हैं। पीटी में पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा, ऑरेंज इकोनॉमी का निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही व्याख्या करता है? इस प्रकार के सवाल बनते हैं। और मेन से पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑरेंज इकोनॉमी क्या है और भारत के लिए इसके महत्वों को लिखिए। इस प्रकार के सवाल आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कल चर्चा की है। ऑरेंज इकोनॉमी को हम लोग अलग तरीके से देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे क्या होता है। मोदी जी ने कहा कि भारत की ताकत उसकी रचनात्मकता, सांस्कृतिक बौद्धिक संपदाओं में है। उन्होंने वैश्विक सामग्री निर्माताओं को भारत में क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड के तहत रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है कि आप भारत में आइए, भारत में कंटेंट बनाइए और पूरे दुनिया में प्रसारित कीजिए। इसके लिए उन्होंने जो वर्ल्ड के क्रिएटर्स हैं, निर्माता वगैरह हैं, उनको प्रेरित किया है। दुनिया का अलग अलग इसमें बड़े बड़े निर्माता वगैरह शामिल थे जो आर्ट क्रिएशन में प्रमुख रूप से भागीदारी करते हैं। यह भारत को वैश्विक रचनात्मक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव जो इकोनॉमी है वो हमारी रहे, ऑरेंज इकोनॉमी हमारी रहे। वैश्विक सामग्री की मांग और भारत की भूमिका। पीएम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मनोरंजन की मांग बढ़ी है। स्क्रीन का आकार छोटा हो रहा है लेकिन खपत बढ़ रही है। उन्होंने बोला कि स्क्रीन का आकार छोटा मतलब अब मैक्सिमम चीज़ें आप हॉल में, सिनेमा हॉल में जाने की जगह पर लोग लैपटॉप और फ़ोन पर देखना पसंद करते हैं। स्क्रीन का आकार छोटा भले हो गया है लेकिन डिमांड बढ़ गया है इन चीज़ों का। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि और संदेश का प्रभाव भी बढ़ रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी के युग में भारत सामग्री निर्माता की नई लहर लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब कि कंटेंट क्रिएटर की बहुत बड़ी संख्या भारत में आ गई है। आपने भी देखा हो कंटेंट क्रिएटर्स, शिक्षक हैं कि कंटेंट क्रिएटर हैं पता ही नहीं चलता है आजकल। तो एक शिक्षक हैं, उन्होंने वो बता रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे हराना चाहिए, भारत को कैसे आक्रमण करना चाहिए, और क्लासरूम में बता रहे थे। किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है मुझे बताइए? पीटी मेंस कहीं पर भी आप इस तरह के सवाल देखेंगे कि भारत को कौन सी युद्ध रणनीति अपनानी चाहिए। आर्मी और सीडीएस के एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ भी ले। बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, इनमें तो कभी नहीं पूछा जाएगा कि भारत को कौन सी रणनीति अपना करके पाकिस्तान को हमला करके हराना चाहिए। तो इसको कंटेंट क्रिएशन कहते हैं, क्योंकि अधिक व्यूज़ के प्रेरणा से इस प्रकार के वीडियोस बनाए जाते हैं। जो पढ़ाई वाले होते हैं उनमें कभी भी इस तरह के बकवास चीज़ें नहीं होती हैं। इसको बोला जाता है कि आप मास के लिए वीडियो बना रहे हैं, जबकि एजुकेशनल वीडियो टारगेटेड बनाए जाते हैं। आपसे सवाल पूछेगा इंडिया पाकिस्तान टेंशन पर, कारण पूछ सकता है, समाधान पूछ सकता है, महत्व पूछ सकता है, वैश्विक रूप से आपका पूछ सकता है कि क्या इसका समाधान हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। कभी भी ये नहीं पूछेगा कि भारतीय नेवी को कहाँ पर अटैक करना चाहिए। वो आर्मी का काम है, वो नेवी का काम है, एयरफोर्स का काम है। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बिजली घर पर अटैक करें कि परमाणु उद्योग पर अटैक करें। ये सब गलत चीज़ें होती हैं। इंटरटेनमेंट की वीडियोज़ होते हैं। भारत वैश्विक मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मनोरंजन ही हो रहा है चारों तरफ। मानव संवेदनाओं का सम्मान करने की सलाह दी है। उन्होंने बोला है कि कंटेंट क्रिएशन करते समय मानव संवेदनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखें। इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। कोई कुछ भी आकर कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी कंटेंट बना देता है और प्रसारित कर देता है। लोग उसको देख भी लेते हैं, कंज्यूम भी कर लेते हैं और आगे भी बढ़ा देते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है यहाँ पर। सामग्री निर्माताओं ने मानव संवेदना और संवेदनशीलता का ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें मनुष्यों को समृद्ध करना है, न कि उन्हें रोबोट में बदलना है। यह रचनात्मकता में नैतिकता और संवेदनशीलता को बनाए रखने का संदेश दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। बहुत ही इन्फॉर्म और बहुत ही अच्छा स्पीच था उनका। मैंने सुना है प्रधानमंत्री जी का ये स्पीच। सुनना जरूरी होता है क्योंकि पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर अगर आप ये लाइन देखेंगे तो ये पूरा सार हो गया। इस पर आधारित आपसे निबंध पूछा जा सकता है कि रचनात्मकता में नैतिकता और संवेदनशीलता को बनाए रखने का क्या महत्व है। आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्रिएटिविटी में इथिक्स और किसका, तो सेंसिटिविटी का ख्याल विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार के टॉपिक आपसे निबंध में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर चीज़ उन्होंने बोला है और ये निबंध लाइक टॉपिक भी है। वेब्स को वैश्विक पहचान और प्रभाव।
वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट में 90 से अधिक देशों के सुपरस्टार, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। अब ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है। चूंकि न्यूज़ का पूरा ही मैं ट्रांसलेट करके डालता हूँ, इसलिए कई सारे पॉइंट इरेलेवेंट होते हैं। जो आप पढ़ें भी, रिवीजन भी करें, तो उन इरेलेवेंट पॉइंट को हटा दिया करें। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? अब यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। ऑरेंज के बेचने की इकोनॉमी ऑरेंज इकोनॉमी नहीं। यहाँ पर ये होता है क्रिएटिव चीज़ें, जैसे कला संस्कृति, कोई पेंटिंग, कोई आर्ट, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई विजुअल, कुछ भी हो सकता है। वो सब के सब किस में आएंगे? ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे। उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, कल्चर, आर्ट, बौद्धिक संपदा यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं पर आधारित होती है। यह अर्थव्यवस्था रचनात्मक उद्योग, क्रिएटिव इंडस्ट्री से उत्पन्न होने वाली उत्पादों, प्रोडक्ट और सर्विस पर केंद्रित होती हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्री जो सर्विस पैदा करती है या उससे जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं उसी पर बेस्ड होती है, उसको कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। इसको फिर से याद कर लीजिएगा, और एग्जामिनेशन में जब आपसे मान लीजिए यूपीएससी पूछेगा तो 4 सिमिलर प्रकार के ऑप्शन देता है, उसमें से एक ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखें क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे बीपीएससी प्रीलियम में 69 जैसा सवाल पूछा गया, मान लीजिए 71 में, तो फिर आपसे पूछ सकता है कि इसकी परिभाषा क्या है। ऑरेंज इकोनॉमी के मुख्य तत्व क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से इसमें फैक्टर होते हैं? रचनात्मक उद्योग जैसे फिल्म, संगीत, टीवी, थिएटर, फैशन, डिजाइन, विज्ञापन, प्रकाशन, गेमिंग, ये सब के सब इसी के तहत में आएंगे। जैसे बॉलीवुड फिल्में, भारतीय संगीत और हस्तशिल्प जो होता है वो आपका ऑरेंज इकोनॉमी का भाग होता है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक विरासत, त्योहार, संग्रहालय, प्रदर्शन कला, नृत्य और नाटक, ये सब इसमें होते हैं। जैसे भारत में कुंभ मेला ऑरेंज इकोनॉमी का उदाहरण हो गया। पारंपरिक नृत्य शैली जैसे भरतनाट्यम अद्भुत होता है, कभी देखा होगा अगर आपने तो। बौद्धिक संपदा, रचनात्मक कार्यों से उत्पन्न होने वाली बौद्धिक संपदा जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट वगैरह जो हैं वो इसके एक फैक्टर होते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी और रचनात्मकता को बढ़ाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, ये सब के सब ऑरेंज इकोनॉमी में आते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी में आते हैं। अभी आप जो और हम जो जुड़े हुए हैं ये भी ऑरेंज इकोनॉमी का ही हिस्सा है। ऑरेंज इकोनॉमी की विशेषता क्या है? तो आर्थिक योगदान देता है, सामाजिक प्रभाव भी देता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आपको बड़ा ही आश्चर्य होता होगा कि अब आजकल अश्लील और ख़राब कंटेंट अधिक आपको दिखते होंगे जगह जगह पर, और अच्छे कंटेंट आपको कम दिखेंगे। ऑनलाइन वे कई सारे नेटफ्लिक्स वगैरह पर आप देखेंगे तो शानदार कंटेंट भी होते हैं और वाहियात चीज़ें भी होती हैं। तो दोनों प्रकार का प्रभाव है। कई सारे जो मॉडर्न क्राइम आपने सुने होंगे कि वो वेब सीरीज़ को देख करके किया, तो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट में आएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं उलूल जुलूल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ प्रभाव जब पूछा जाएगा, सामाजिक प्रभाव, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है। स्थिरता, रचनात्मक उद्योग अक्सर टिकाऊ होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक संपदाओं पर कम निर्भर होते हैं। इनको क्या कहा जा सकता है? फुटलूज उद्योग में इनको गणना कर सकते हैं। ऐसे उद्योग जो प्राकृतिक संपदाओं पर निर्भर नहीं करते हैं, कहीं पर भी इनको स्थापित किया जा सकता है। तो जिनके ऐसे देश जहां पर प्राकृतिक संपदाओं की कमी है, वहां पर भी इस प्रकार के उद्योग धंधे को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है कि स्थिरता होती है इनमें, नेचुरल जो रिसोर्स है उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। हाँ, किस पर डिपेंड होते हैं? तो क्रिएटिविटी पर, कहाँ पर कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है और सरकार किस हद तक लिबरल होती है क्रिएटिव चीज़ों के अलाउ करने के लिए। अब मोदी जी पर वेब सीरीज़ बनाया है ना, पता चला मोदी जी ने बैन कर दिया, तो ये फिर क्या हो गया? ऑरेंज इकोनॉमी के लिए सेंसरशिप एक चुनौती हो सकती है। मैं आपको चैलेंजेस बता रहा था मोदी जी का उदाहरण दे करके। रचनात्मक संपदा, भारत में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता जैसे बॉलीवुड, संगीत, हस्तशिल्प ऑरेंज इकोनॉमी की नींव मानी जाती है। आर्थिक संभावनाएं, लेख के अनुसार भारत का मनोरंजन उद्योग वर्तमान में $28 मिलियन का अगले कुछ वर्षों में $100 मिलियन तक पहुंच सकता है। रोजगार सृजन होता है, वैश्विक पहचान भी इसको मिलती है। देश का एक सॉफ्ट पावर क्रिएट होता है। बॉलीवुड, हमारा बॉलीवुड छोड़िए, भारतीय सिनेमा जिसमें बॉलीवुड और टॉलीवुड सारे आ जाते हैं। भारतीय सिनेमा जिसमें नॉर्थ साउथ सभी फिल्में आती है। मुझसे पूछो पर्सनली तो साउथ की फिल्में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, है ना। वो डॉन नंबर 1 टाइप का पैर पटको सारे उड़ गए हवा में, उस टाइप की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ भारतीय सिनेमा सॉफ्ट पावर के रूप में है, सॉफ्ट पावर के रूप में है, सॉफ्ट पावर होती है। यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी के थ्रू हम अपने देश के सॉफ्ट पावर को भी मजबूत कर सकते हैं।
इतने शानदार शानदार आपको कंटेंट दिखेंगे जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। जैसे पाताल लोक वेब सीरीज, उसका दोनों हिस्सा देखिए, कितना शानदार वेब सीरीज है वो। एक उदाहरण के स्वरूप मैंने आपको बताया है। ऑरेंज इकोनॉमी का उदाहरण, भारत में बॉलीवुड फिल्में, OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात, ये भी आपका ऑरेंज इकोनॉमी के ही उदाहरण में आएंगे। सरकार ने क्या कदम उठाया है, तो क्रिएट इन इंडिया जैसे रचनात्मक कदमों को बढ़ावा दे रही है भारत सरकार। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जैसे डिजाइन, फिल्म मेकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रचनात्मक सामग्री को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने बढ़ावा देने का प्रयास किया है। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑरेंज इकोनॉमी के सभी हमने डायमेंशंस को एक्सप्लोर किए हैं, पढ़े हैं, कृपया करके जरूर ध्यान में रखें इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विजिंजम पोर्ट। ये क्या है, तो पोर्ट है, एक बंदरगाह है। बंदरगाह किसको कहते हैं, जहाँ बंदरों को दफनाए उसको बंदरगाह कहते हैं। नहीं, पोर्ट बंदरगाह क्या होता है, तो जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं वो पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं चीज़ों को लेकर। विजिंजम पोर्ट कहाँ पर है ये, तो अपना देश बना लीजिए छोटा सा इस प्रकार का, और यहाँ पर बिल्कुल साउथ में कन्याकुमारी से थोड़ा सा बस ऊपर। ठीक है, मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट का सबसे दक्षिणतम पोर्ट कौन सा होगा बंधुओं, तो विजिंजम पोर्ट होगा। मेजर पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका कल उद्घाटन किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑल वेदर और हर मौसम में, हर परिस्थिति में ये कनेक्टिविटी देगा। इसके लिए इसको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद गए थे वहाँ के उद्घाटन समारोह में। अडानी ग्रुप ने इसको बनाया है। विजिंजम पोर्ट सेट टू बूस्ट साउथ एशिया मैरीटाइम ट्रेड, यही इसमें लेख है, ये टॉपिक है इस न्यूज़ का, और उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा तिथि को भी, गुरुवार को, कल कितना तिथि था भाई, तो कल था 1 मई 2025, मजदूर दिवस के दिन। ये तो ध्यान में रखेंगे। मजदूर दिवस पर भी एक वीडियो में ले आऊँगा, पढ़ा दूंगा आपको क्या है इतिहास उसका। एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट का उद्घाटन किया है। भारत का पहला ऑल वेदर, हर मौसम में काम करने वाला गहरे पानी वाला बंदरगाह है। अब हमें ऑल वेदर पोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण से वेदर का एक्सट्रीम कंडीशन वाले वेदर देखने को हमें मिलते हैं। तो ऑल वेदर पोर्ट इसलिए हमें आवश्यक हो रहे हैं अब, क्योंकि किसी भी वेदर में, खराब से खराब वेदर में भी हमारी इकोनॉमी नहीं रुकनी चाहिए। इसी कारण से इस प्रकार के पोर्ट के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है और विजिंजम उसका सबसे पहला उदाहरण के रूप में मिला है हमें। यह बंदरगाह भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाने, दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरने में मदद करेगा। साउथ एशिया यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में उभरेगा। विजिंजम पोर्ट भारत के समुद्री व्यापार का केंद्र बन सकता है। यह बंदरगाह भारत के समुद्री परिवहन के महत्वपूर्ण केंद्र बनने की स्थिति में 11 मीटर गहराई पर कटिंग एज तकनीक का उपयोग कर, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको बनाया गया है और भारत को समुद्री व्यापार में एक रणनीतिक स्थिति प्रदान करेगा। बहुत सारे हमारे जहाज़ जो हैं वो श्रीलंका जाते थे और श्रीलंका से सामान हमारे यहाँ पर आते थे, या बहुत सारे विदेश के जहाज़ श्रीलंका चले जाते थे क्योंकि गहराई कम थी भारत के पोर्टों की। बड़े जहाज़ की बात कर रहा हूँ, अब वो डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं और यहीं से पूरे देश में हम माल को भेज सकते थे। यानी कि इस क्षेत्र में हमने कंपटीशन को बढ़ा दिया है विजिंजम पोर्ट बना के। AI संचालित नियंत्रण कक्ष होगा। इसका जो कंट्रोल सेंटर होगा वो AI सर्विलांस सिस्टम के द्वारा काम करेगा। AI सिस्टम का हमने उपयोग किया है, AI के तकनीक में उपयोग में आप इसको लिख सकते हैं। बंदरगाह में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नियंत्रण कक्ष, बेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे IIT मद्रास ने विकसित किया है। यह सिस्टम रियल टाइम लोकेशन, पोत की गति, ट्रैफिक को मॉनिटर करने में मदद करता है और यह भी स्वदेशी तकनीक है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, IIT मद्रास ने डेवलप किया है। यह तकनीक बंदरगाह की दक्षता सुरक्षा को बढ़ाएगी, जिससे बड़े जहाज़ों का संचालन आसान हो जाएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी, जैसे कि सिंगापुर या कोलंबो। अभी मैंने आपको बताया कि कोलंबो पोर्ट श्रीलंका का हो गया, और सिंगापुर जैसे जो पोर्ट हैं उनका हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा उन पर। अब हमारे ही पोर्ट इतने कैपेबल होंगे कि वो सारा का सारा क्षमता वहन कर सकें। वर्तमान देश का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर संभाला जाता है, जिससे हर साल 200 से 220 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। अब वो नुकसान हम कम कर, इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय खुद गए थे उद्घाटन समारोह में। क्यों गए थे? इसी कारण से, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्व की चीज़ है यह बंदरगाह लागत को कम करेगा। और मुझसे पूछिए, ये आपका सवाल जरूर ही पूछा जाएगा इस पोर्ट से,
भले यूपीएससी में पूछा जाए, 2024-2025 वाले पीटी में पूछा जाए, अभी इसी महीने है, या फिर आपसे मेंस में यूपीएससी मेंस में दिखे, बीपीएससी 71 के पीटी में दिखे, 71 के मेंस में दिखे, पूछा जरूर जाएगा। ये मान के चलिए, लिख लीजिएगा आज ही, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेंगे। अभी पोर्ट के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां क्या है। इस बंदरगाह से भारतीय उद्योग लागत में कमी, दक्षता में वृद्धि होगी। मतलब कि शिपमेंट अगर हमारे पास आसान हो जाएगा तो कॉस्ट हम कट कर लेंगे, प्राइस कट कर लेंगे, है ना, और समयावधि कम कर लेंगे, हम टाइम कम लगेगा। इससे क्या होगा, हम कंपटीशन में थोड़ा सा आगे बढ़ सकेंगे। प्रदर्शन और स्थानीय विरोध का भी हमें सामना करना पड़ा है। कई सारे लोगों ने बोला कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है भाई, पर्यावरण अब हम ठीक कर लेंगे वहाँ पर। स्थानीय और रणनीतिक महत्व भी है इसका। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री जी खुद गए थे वहाँ पर, और बहुत सारे लोग शामिल थे। केरल सरकार की भी भूमिका है और अडानी समूह ने इसको बनाया है। बंदरगाह को औपचारिक कमीशनिंग केरल सरकार द्वारा किया जाएगा। यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग को दर्शाता है, और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। अडानी कंपनी ने, अडानी जी की कंपनी है, अडानी शिपयार्ड लिमिटेड करके है, उसी ने इसका निर्माण किया है। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड करके है, उसी ने इसका निर्माण किया है। क्या ये टॉपिक खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आज का न्यूज़ था। अभी मैं आपको स्टैटिक पोर्शन करवाऊंगा, जो यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, और ख़ास तौर से प्रीलिम एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रीलिम एग्जाम आपका बीपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी, कोई भी स्टेट पीसीएस देंगे तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता ही। देखिए, भारत का विझिंजम पोर्ट यहाँ पर है। डिटेल में देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का भाग है, ये तमिलनाडु का भाग है। ये विझिंजम पोर्ट है। मेजर पोर्ट जितने भी हैं, कोच्चि पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है। ये मालाबार का तट कहलाता है। क्या कहलाता है बंधुओं? मालाबार का तट। मसाला एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है इसको, मसाला एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। और भारत का प्राचीन काल से, आज का नहीं, बहुत प्राचीन काल से ये एक्सपोर्ट का हब रहा है कोच्चि पोर्ट। तो कोच्चि है, उसके ठीक नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पर कोच्चि है, यहाँ पर आपको दिखेगा विझिंजम पोर्ट। कृपया इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ साउथ में आपको लगाने के लिए दे सकता है कि पश्चिमी तट के सारे बंदरगाहों को नॉर्थ से साउथ में लगाएं, या साउथ से नॉर्थ में सीक्वेंस में लगाएं। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, यह है कोलंबो पोर्ट। तो अब जो जहाज़ पहले यहाँ पर नहीं आके, मान लीजिए कोई बड़ा जहाज़ होता था, वो यहाँ पर अपना सामान नहीं कर सकता अनलोड भाई, क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं इस पोर्ट की, तो वो यहाँ चले जाते थे, यहाँ पर अपना जहाज़ से सारा सामान उतारते थे, फिर उसके छोटे छोटे जहाज़ों में भर करके भारत लाया जाता था। तो ये जो चक्कर था पूरा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट विझिंजम पोर्ट पर ही सामान उतरेगा। कोलंबो पोर्ट या फिर सिंगापुर पोर्ट है जो यहाँ पर आपको पड़ेगा। अगर सही से देखेंगे तो थोड़ा सा और दूर कर लीजिए। इन दोनों पोर्ट पर हमारी निर्भरता ख़त्म हो जाएगी। इससे हमारा 220 से 200 मिलियन डॉलर तक हम सालाना बचत करेंगे। समझिए ज़रा कितना बड़ा पैसा का अमाउंट हो गया। उसका उपयोग हम कहीं और कर लेंगे। कांडला गुजरात, स्थान कच्छ की खाड़ी, गुजरात के सबसे उत्तरी हिस्से में है ये। सबसे पहला पोर्ट कौन सा हो गया? मैप भी दिखाऊंगा। चलिए पहले मैप ही दिखा देता हूँ। देखिए, ये है मैप, ठीक है। आपको दिखेगा सारे पोर्ट, यहाँ पर आपको दिखेगा पोर्ट, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा रत्नागिरी के पास, ये भी पोर्ट रहा। ये मैंगलोर का पोर्ट है। ये लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। मैंगलोर पोर्ट को बाबा भूदान की पहाड़ी से लौह अयस्कों का खनन करके मैंगलोर के पोर्ट पर लाया था। मैंगलोर, बैंगलोर का छोटा भाई मैंगलोर, तो मैंगलोर से निर्यात किया जाता है। यहाँ कोच्चि हो गया, अलपुझा के पास छोटा सा पोर्ट है। बाकी यहाँ पर विझिंजम भी अब बन गया है। इधर आपको हल्दिया दिखेगा वेस्ट बंगाल में, पैराडीप दिखेगा ओडिशा में, विशाखापत्तनम जिसको वाईजैक भी कहा जाता है, काकीनाडा पोर्ट, ये दरअसल में ओएनजीसी का यहाँ पर ऑफिस है काकीनाडा में, मैं गया हूँ यहाँ पर। और फिर मछलीपत्तनम का दिखेगा और बहुत सारे पोर्ट दिखेंगे। फिर बड़े पोर्ट के रूप में आपको चेन्नई दिखेगा यहाँ पर, और नागपट्टिनम और फिर थुत्तुकोडी का पोर्ट आपको बड़े पोर्ट के रूप में दिखता है। तो कृपया करके इनको सीक्वेंस में याद रखें। फिलहाल मैं आपको पोर्ट के बारे में बताता हूँ, इनको सीक्वेंस में याद रखें। कोई ट्रिक बना लें, कोई तरकीब बना लें इसको याद करने का, लेकिन याद अवश्य ही करके रखें इसको। देखिए क्या है, हाँ ये रहा मुंबई पोर्ट है एक, जो गुजरात के दक्षिण महाराष्ट्र की राजधानी के मुंबई के पोर्ट पर है। उसके ठीक नीचे JNPT है जो नवी मुंबई में है। जो JNPT उसके ठीक नीचे, नॉर्थ साउथ लगाने के लिए मैंने कह दिया। दरअसल में एक ही पोर्ट का विस्तारित किया गया, अब तो एक और बनाया जा रहा है। वाधावन पोर्ट है जो इसके उत्तर में होगा, अभी बन नहीं रहा है, बनेगा कुछ दिनों के पश्चात। फिर मुर्मुगांव है, गोवा का पोर्ट जो है, मुर्मुगांव पोर्ट इसको कहा जाता है। न्यू मैंगलोर है, कर्नाटक में है ये। कोचीन में हो गया, फिर केरल में, कर्नाटक के दक्षिण में है ये। प्राकृतिक बंदरगाह है ये, प्राकृतिक बंदरगाह है ये। विझिंजम जो अभी केरल में बना है, तिरुवनंतपुरम केरल में हाल ही में उद्घाटन किया गया, भारत का पहला
ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर का मतलब क्या होता है? आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, बाउंसी फोर्स कहा जाता है ना, आई थिंक उत्प्लावन बल पढ़ा होगा आपने। तो यानी कि कोई बहुत बड़ा जहाज है तो उसको गहरे पानी की आवश्यकता होती तैरने के लिए, है ना। तो यानी कि अगर पानी का गहरा है, डीप वाटर पोर्ट है, बड़े जहाज वहाँ तक किनारे तक आ सकते हैं। अगर डीप वाटर नहीं है, पानी की गहराई कम है, तो छोटे जहाज ही अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें विजिंजम पोर्ट में। ये देश के पश्चिमी तट के सारे पोर्ट होगा। पूर्व में कोलकाता हो गया, सबसे पुराना बंदरगाह है, प्रमुख नदी बंदरगाह भी माना जाता है। हल्दिया का पोर्ट है ये। हल्दिया कोलकाता के दक्षिण में हुगली नदी पर है। ये कोलकाता पोर्ट का सहायक बंदरगाह है जो बड़े जहाज़ों को संभालता है। और इसमें जब ज्वार आता है तो उसके साथ में जहाज़ अंदर आते हैं, फिर टिके रहते, सामान उतारते, फिर जब अगली बार आता है ज्वार तो फिर उसके साथ वापस जाते हैं। इस प्रकार से काम करता है। पैराडीप यहाँ पर नेवी का भी है। ये आपका कहाँ पर हो गया? ओडिशा में हो गया। विशाखापत्तनम ओडिशा के दक्षिण में आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जो प्राकृतिक गहराई के लिए प्रसिद्ध है। ये चिदम्बरम पोर्ट ये आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम के दक्षिण में आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा बंदरगाह है जो स्थानीय व्यापार को संभालता है। फिर चेन्नई का बड़ा पोर्ट हो गया। एरनॉर छोटा सा बंदरगाह है। फिर तूतीकोरिन बड़ा पोर्ट में से एक माना जाता है। अगर आप पश्चिमी तट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीक्वेंस लगा करके लिखा हुआ है, सीक्वेंस लगा करके लिखा हुआ है। एक और टॉपिक है जो मुझे आज डिटेल में आपको पढ़ाना है, आज अब नहीं हो पाएगा। हाउ कैन इंडिया टैप इट्स नेचुरल हाइड्रोजन पोटेंशियल। नेचुरल हाइड्रोजन क्या होता है, प्राकृतिक हाइड्रोजन क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पढ़ा दूंगा। इससे जुड़े हुए कुछ MCQ भी हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वेब समिट में भारत की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या नारा दिया गया है, तो क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, इस प्रकार के नारा दिए गए हैं। कहाँ पर इस प्रकार से BPSC के लिए पढ़ाया जाता है, कोई एक भी बता देंगे तो मैं मान जाऊँगा। न्यूज़पेपर देन उसका MCQ आपको मिल जाता है, डे बाय डे का मिलता है। कृपया करके डे बाय डे अगर उसको तैयार करेंगे, करंट अफेयर का झंझट ही आपका खत्म हो जाएगा PTT के लिए। बिहार स्पेशल हो या इधर उधर को हो, 2-4 बज जाएंगे बिहार स्पेशल के। बाकी जो नेशनल इंटरनेशनल उसका झंझट खत्म हो जाएगा। डेली PDF में रहता है, कृपया उसको रिवाइज करें। जल्दी हम लोग वीकली करंट अफेयर के MCQ भी शुरू कर लेंगे, जिससे आपका PT एग्जाम भी साथ में तैयार होता रहे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।